वन सो आज हमारा फर्स्ट सेशन है। दिस इज फर्स्ट क्लास ऑफ पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। ठीक है, जिसमें हम पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे इंडियन पॉलिटी का। हम पूरा जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं पॉलिटी के, कैसे इस बार पॉलिटी कवर करने वाले हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो इस बार गाइस नोट्स आपको सारे मिलेंगे वेल पीडीएफ फॉर्मेट में। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं हमारे, हाउ टू अप्रोच पॉलिटी। आपका जो बच्चे फर्स्ट टाइम पॉलिटी देख रहे हैं उनका क्या अप्रोच रहना चाहिए टुवर्ड्स पॉलिटी। ठीक है, so polity deals with the basic administration, basic administrative setup या basic constitutional setup, right? बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप। और अब अपकमिंग 15-20 डेज हम लगातार पॉलिटी इसी टाइम करेंगे, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हम कवर करने वाले हैं। अब क्या क्या पोर्शन है पॉलिटी का जो हम कवर करेंगे, एंड वाई पॉलिटी इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप मानकर चलिए किसी भी पेपर के लिए अगर आप अपियर कर रहे हैं तो यू विल बी फेसिंग 15% क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी। ठीक है, जो आपका वेटेज है उसका 15% वेटेज आपका पॉलिटी से आएगा ही आएगा। मोस्ट अमेजिंग सब्जेक्ट, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट जो आपका होता है दैट इज इंडियन पॉलिटी, राइट? इंडियन पॉलिटी। चलिए लेट अस मूव फर्दर। अब देखिए सीधी सी बात है, इंडियन पॉलिटी में क्या क्या है। सबसे पहली बात तो हम विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी, व्हाट एग्जैक्टली इज इन इंडियन पॉलिटी और कैसे शुरुआत होती है इंडियन पॉलिटी की। क्योंकि हम जब देखते हैं, बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि जब दुनिया आई तो उस समय तो कोई डेमोक्रेसी थी नहीं। जैसे डेमोक्रेसी आज है, उस समय तो कोई प्रेसिडेंट हुआ नहीं करते थे, ना कोई प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, ना कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, एमपी एंड सो ऑन, कुछ नहीं था। ठीक है, फिर थोड़ा बहुत राजा बने, राजा बनने के बाद देवर वर किंग्स, देवर वर किंगडम्स, फिर डायनेस्टीज आई, डायनेस्टीज के बाद डिफरेंट रिलीजियस डोमिनेशंस आए इंडिया के अंदर। और उससे चलते चलते हम एक कॉलोनी बन जाते हैं, एक बहुत बड़ी कंट्री के, यूनाइटेड किंगडम की कॉलोनी बन जाते हैं। वो कॉलोनी बनने के बाद वी हैड आर इंडिपेंडेंस आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर और इंडिया अटेन द फ्रीडम स्टेटस। अब इस बीच में जो ये सारी चीजें हुई, उसी की वजह से इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इंडिया का जो पॉलिटिकल सेटअप है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसे क्यों चलती है, वो पूरा का पूरा कवर करता है इंडियन पॉलिटी को, राइट? सो दिस वी विल कवर इन इंडियन पॉलिटी, इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटी पार्ट, राइट? नेक्स्ट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। सो बेसिकली पार्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम पढ़ेंगे पूरे उसमें कि पार्ट वन के अंदर है यूनियन एंड टेरिटरीज। हमारी कंट्री के जितने भी स्टेट हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, वो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, जैसे कोई नया स्टेट बनता है, नई यूनियन टेरिटरी बनती है, इमीडिएटली वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चला जाता है एंड इट बिकम पार्ट ऑफ इंडियाज यूनियन। इंडिया किस तरह की यूनियन है? हम अमेरिका जैसी यूनियन है, हम कनाडा जैसी यूनियन है, या इंडिया के अंदर कोई स्पेशल फीचर है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सिटीजनशिप प्रोविजंस, राइट? आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन चल रहा है न्यूज में कि पासपोर्ट आपका जो है वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं रहेगा। पासपोर्ट जो है इट इज नो मोर द प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, राइट? नहीं माना जाएगा, आधार कार्ड को नहीं माना जाएगा, किसी भी आईडी को वैलिड प्रूफ सिटीजनशिप का नहीं माना जाएगा। सिटीजनशिप होती क्या है, कैसे इंडिया में मिल सकती है, कैसे एक्वायर कर सकती है, क्या इसका रेलेवेंस है, ये पूरे प्रोविजंस हमें सिटीजनशिप के अंदर कवर करेंगे। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 to 35। ठीक है, आर्टिकल 12 to 35 कवर करता है फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, यूनियन एंड टेरिटरीज कवर अंडर आर्टिकल 1 to 4, 5 to 11 सिटीजनशिप प्रोविजंस, देन 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स, देन 36 to 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, 51A। ये सारे आर्टिकल नंबर हैं और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। अंडरस्टूड? समझ में आया सभी को? तो मैं बात कर रहा था पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स की। आर्टिकल 12 to 35 के अंदर हम कवर करेंगे फंडामेंटल राइट्स को, करेक्ट? अभी आपने देखा दिल्ली के अंदर क्या हुआ, सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ। ठीक है, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ, राइट? एंड देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ बज अबाउट दैट कि ये ठीक हुआ या नहीं हुआ। आप में से भी बहुत सारे लोग सोचते होंगे ठीक हुआ सर, आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे सर ठीक नहीं हुआ, राइट? लेकिन
कोई भी ये नहीं कह सकता कि सर आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, जो प्रोटेस्ट दिल्ली में हुआ वो होना ही नहीं चाहिए था या वो इलीगल था, ये कोई नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि आपके पास है फंडामेंटल राइट्स। उनमें से एक आपका फंडामेंटल राइट है टू कैरी आउट पीसफुल प्रोटेस्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। करेक्ट? तो ऐसे करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स को दिए गए हैं 6 फंडामेंटल राइट्स। 6 फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 के अंदर हम कवर करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आते हैं हम डीपीएसपी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है हमारे सिलेबस में, दैट इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी फंडामेंटल राइट तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए सिटीजन को, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए सिटीजन को, लेकिन डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया किसको? गवर्नमेंट को। कॉन्स्टिट्यूशन टू द गवर्नमेंट। तो क्या होते हैं डीपीएसपी? डीपीएसपी ऐसे गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करके गवर्नमेंट रूल बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, लॉ मेकिंग कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज कर सकते हैं। तो वो सारे प्रिंसिपल कवर किए जाते हैं डीपीएसपी के अंदर। अंडरस्टूड? वो सारे प्रिंसिपल कवर किए जाते हैं डीपीएसपी के अंदर। किसी भी पॉइंट पे गाइस कोई डाउट हो आप तो चैट बॉक्स में यू कैन पुट ऑन द डाउट्स, मैं चैट बॉक्स में आपके डाउट्स देख लूंगा। ठीक है? समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे कैसे हमारा क्या स्कीम रहेगा? हाउ आर वी गोइंग टू कवर द टॉपिक्स? राइट? वेरी गुड। नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटी। पार्ट 4A के अंदर, 4A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज डाली गई। फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली पार्ट नहीं थी। ठीक है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनती है। ठीक है? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से नया पार्ट ऐड किया गया, पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी। सो फंडामेंटल ड्यूटीज आर फॉर सिटीजंस कि एज अ गुड सिटीजन व्हाट आर द ड्यूटीज द पर्सन हैज टू फॉलो। कौन कौन सी ड्यूटीज हैं जो हमें पूरी करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए? ओरिजिनली देयर वर 10 ड्यूटीज, राइट नाउ वी हैव 11 ड्यूटीज। अंडरस्टूड? वी हैव 11 ड्यूटीज आज के दिन। तो क्या वो सब ड्यूटीज हैं? हम कवर करेंगे अपना 6 नंबर के टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर। ठीक है? चलिए सबसे पहली बात करते हैं कि ऑर्गन्स ऑफ इंडियन गवर्नेंस। व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ इंडियन गवर्नेंस? हमारे इंडिया की एक गवर्नमेंट चलती है, गवर्नमेंट जिस प्रोसीजर से चलती है और सारे प्रोसीजर को हम कहते हैं गवर्नेंस। अब वो गवर्नेंस के लिए हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर हाँ वो इंट्रोडक्शन में ही आएगा, डोंट वरी। फीचर्स वगैरह है वो सारे इंट्रोडक्शन का पार्ट है गाइस। अंडरस्टूड? फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं मैं आपसे कह दूंगा हाय हेलो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन से हाय एवरीवन। इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है फीचर, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज, कहां से कहां तक आई। ठीक है? शुरू करते हैं हम। सबसे पहली बात करते हैं हम किस चीज की? गवर्नेंस की। ऑर्गन्स ऑफ इंडियन गवर्नेंस। क्या क्या ऑर्गन है हमारे गवर्नेंस के? हमारे देश के अंदर, हमारे देश के अंदर जो गवर्नमेंट है वो कैसे ऑपरेट करती है? तो हमारे देश के अंदर एक ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव, दूसरा है लेजिस्लेचर, तीसरा है जुडिशरी। ठीक है? तो सीधी सी बात यह है कि जब ये तीनों ऑर्गन मिलते हैं तो ये तीनों ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ये तीनों ऑर्गन मिलकर बनाते हैं 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल, इलेक्टेड बाय पीपल। लोग जहां पर गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, लोग जहां पर ये डिसाइड करते हैं हु इज गोइंग टू रूल, हु इज गोइंग टू रूल हाउ। ठीक है? उसे ही हम कहते हैं डेमोक्रेसी, उसे ही हम कहते हैं डेमोक्रेसी। अंडरस्टूड? सभी को समझ में आ रहा है? उसी को कहते हैं हम डेमोक्रेसी। अब देखिए डेमोक्रेसी के अलावा, अब डेमोक्रेसी तो क्या हो गया?
टाइप ऑफ गवर्नेंस हो गई। लेकिन लोवेस्ट लेवल पर कौन सी बॉडी ऑपरेट करती है हमारे यहां पर? लोकल ऑर्गन। ठीक है। अब मैं बात करता हूं एग्जीक्यूटिव की, तो साफ साफ इंडियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन कौन होते हैं और कौन होता है एग्जीक्यूटिव? अब एग्जीक्यूटिव वो ऑर्गन है डेमोक्रेसी का जो लॉज बनते हैं, उस लॉज को जो इंप्लीमेंट करता है वो एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है। सो द बॉडी विच इंप्लीमेंट लॉस, मैं लिख देता हूं, बॉडी विच इंप्लीमेंट लॉस, बॉडी विच इंप्लीमेंट लॉस, बॉडी विच इंप्लीमेंट लॉस। ठीक है जी। लेजिस्लेचर क्या होता है? बॉडी विच मेक लॉस, जो लॉ बनाता है, बॉडी विच मेक लॉस। हमारे देश में कानून कौन बनाएगा? हमारे देश में लॉ मेकिंग कौन करेगा? हमारे देश में लॉ मेकिंग करती कौन है? पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट। हमारे देश में अगर कानून बनना है तो कहां से बनेगा? पार्लियामेंट से बनेगा गाइज। हमारे देश में अगर कानून बनना है तो कहां से बनेगा? पार्लियामेंट से बनेगा। ठीक है। हमारे देश में जो जस्टिस सिस्टम है वो कौन हैंडल करता है? जुडिशरी हैंडल करती है। हैंडल्स जस्टिस सिस्टम, हैंडल्स जस्टिस सिस्टम। ठीक है। हमारे देश में जस्टिस सिस्टम को हैंडल कौन करता है? जुडिशरी हैंडल करती है। अंडरस्टूड? लोकल ऑर्गन्स, लोकल ऑर्गन्स क्या होते हैं? लोकल लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है, लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, वो हमारे लोकल ऑर्गन है। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पर। मैंने आपको बताया एग्जीक्यूटिव वो बॉडी होती है जो लॉज को इंप्लीमेंट करती है। लॉ आपके बन गया पार्लियामेंट से, अब उस लॉ को क्या किया जाए? प्रेसिडेंट के पास जाता है, साइन होता है, और उसको इंप्लीमेंट कौन कौन करते हैं? हमारी मिनिस्ट्रीज के थ्रू, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के थ्रू, कलेक्टर के थ्रू, एसडीएम के थ्रू, इन्हीं के थ्रू इंप्लीमेंट होता है। राइट। इसीलिए इनको कहते हैं हम एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। हमारे कंट्री के एग्जीक्यूटिव में टॉप टॉप मोस्ट पोजीशन पर कौन होता है? प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट होते हैं। उसके बाद आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो हमारी गवर्नमेंट की हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट के सबसे बड़े वकील जो है वो अटॉर्नी जनरल होते हैं। हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी, हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। तो एक तरीके से यही सब लोग हैं जो हमारे देश में कानून बन रहा है, हमारी कंट्री में जो जो लॉ बन रहा है उस लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं। करेक्ट? सभी को समझ में आया? इसीलिए हम इन्हें एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ डेमोक्रेसी। कोई डाउट है यहां तक किसी को? बताइए गाइस, कोई डाउट है? क्लियर। चलिए, नेक्स्ट ऑर्गन क्या है? नेक्स्ट ऑर्गन ऑफ डेमोक्रेसी इज लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब क्या है? हमारी कंट्री के अंदर कानून, लॉ कहां बनता है? अब आपको लॉ बनाना है, सपोज अरुणाचल में लॉ बनाना है, तो लॉ कहां बनेगा? लॉ अरुणाचल की असेंबली जो है उसमें बनेगा। असेंबली में कौन बैठता है? एमएलएस बैठते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बैठते हैं। राइट। ऐसे ही कंट्री के लिए जब लॉ बनेगा तो कहां से बनेगा? कंट्री के लिए जब लॉ बनेगा तो पार्लियामेंट से बनेगा। पार्लियामेंट में कौन बैठता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं। पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राइट। अब ये सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं,
आप जानते हैं हमारे पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, लोकसभा राज्यसभा। अब लोकसभा राज्यसभा के जो दोनों मेंबर होते हैं, मतलब लोकसभा के मेंबर भी राज्यसभा के मेंबर भी, दे कंबाइनली मेक इंडियन लेजिस्लेचर। ठीक है। तो मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा, इनको कंबाइनली हम कहते हैं लेजिस्लेचर, राइट। प्राइम मिनिस्टर इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, यस। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जब लेजिस्लेचर में बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो वो प्रधानमंत्री नहीं होते। ही इज जस्ट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लीडर ऑफ लोकसभा। अंडरस्टूड। प्राइम मिनिस्टर इज बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, यही बता रहा हूं मैं आपको। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या वो बिना हाउस के मेंबर बने प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं? नहीं रह सकते। प्राइम मिनिस्टर को अगर अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उन्हें लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना पड़ेगा। और लोकसभा का और राज्यसभा का मेंबर होते के साथ ही वो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर भी बन जाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर हमारे एग्जीक्यूटिव भी है और लेजिस्लेचर भी है। समझ में आया? इसीलिए इंडियन डेमोक्रेसी को कहा इंटरकनेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, राइट। लेकिन अमेरिका में अलग चीज है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप इज प्रेसिडेंट। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेनेट में बैठते हैं? सेनेट मतलब वहां की पार्लियामेंट, कांग्रेस में बैठते हैं? नहीं बैठ सकते। डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट द मेंबर ऑफ कांग्रेस, यूएस कांग्रेस। अंडरस्टूड। तो उनके वहां पर सिस्टम काम करता है सेपरेशन ऑफ पावर पर, दैट इज फेडरल सिस्टम। आएंगे उस पे भी, ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है। तो लेजिस्लेचर समझ में आ गया सभी को? लेजिस्लेचर मतलब जहां लॉ बन रहा है। लॉ कहां बनता है? हमारे पार्लियामेंट में बनता है। पार्लियामेंट के दो हाउस है, राज्यसभा अपर हाउस एंड लोकसभा लोअर हाउस। तो राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर हैं, दे आर लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया। अंडरस्टूड। थर्ड ऑर्गन ऑफ डेमोक्रेसी। थर्ड ऑर्गन क्या है डेमोक्रेसी का? थर्ड ऑर्गन है गाइस जुडिशरी। मैं बात करता हूं जुडिशरी, तो हमारे यहां पर जुडिशियल सेटअप है। जुडिशियल मतलब हमारे यहां पर चेन ऑफ कोर्ट्स हैं। तीन लेवल पर हमारी जुडिशरी ऑपरेट करती है। हाईएस्ट लेवल है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंडर हैं 25 हाई कोर्ट्स। और हाई कोर्ट्स के अंदर हर स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वो सारी ऑपरेट करती हैं। ठीक है। तो हमारे इस पूरे जुडिशियल सेटअप को हम कहते हैं जुडिशरी ऑफ इंडिया। क्या काम है जुडिशरी का? जितना भी जो जस्टिस सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन की देखभाल करना है, लॉज रूल्स रेगुलेशन को सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इस बात पर नजर रखनी है, ये सब करता है जुडिशरी। ठीक है। तो जुडिशरी चेक्स एंड बैलेंस, कीप्स द डेमोक्रेसी इन चेक्स एंड बैलेंस। ऑल राइट। इसलिए इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, जुडिशरी को। ठीक है। हमारे जुडिशरी में कौन कौन है? सुप्रीम कोर्ट है टॉप पर, फॉलोड बाय हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट। अंडरस्टूड गाइस? इसके साथ डेमोक्रेसी का आज के दिन एक नया ऑर्गन और है, जिसे हम कहते हैं मीडिया। मीडिया मीडिया इज न्यू ऑर्गन, फोर्थ ऑर्गन ऑफ डेमोक्रेसी। फोर्थ ऑर्गन ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेसी तभी फंक्शन करती है जब इंफॉर्मेशन राइट मिले। अगर डेमोक्रेसी के अंदर इंफॉर्मेशन राइट नहीं है तो डेमोक्रेसी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। अगर फेक न्यूज चलेंगी तो डेमोक्रेसी बच नहीं पाएगी। अगर गलत इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचेगी तो लोग गलत डिसीजन लेंगे। लोगों तक अगर सही इंफॉर्मेशन पहुंच जाए तो लोग सही डिसीजन लें। इसलिए मीडिया को आज के जमाने में फोर्थ ऑर्गन कहा। राइट। सर फोर्थ ऑर्गन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। हाँ देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि ये पॉलिटी इतना इंटरेस्टिंग है। ऑल ऑफ यू माइट हैव एन ओपिनियन। आप सबकी ओपिनियन होगी, विच आई रेस्पेक्ट, विच एवरीबडी रेस्पेक्ट, क्योंकि आप डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन हैं, राइट। लेकिन हम आपकी पॉलिटिकल ओपिनियन को यहां डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि ये जो पॉलिटी का सेटअप है, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है इंडिया का, वो डिस्कस करेंगे हम। ठीक है। अब वो बिल्कुल सही बात है। आपको लगता है कि भाई मीडिया इज नॉट वर्किंग फाइन, देन ऑफ कोर्स यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, यू हैव एवरी राइट टू फील सो। ठीक है। जुडिशरी। अब जुडिशरी क्या करता है?
एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर हमारी कंट्री में आपस में जुड़े हुए हैं। आपने नोटिस किया क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर भी होते हैं। क्योंकि ये जो लॉ पास हो रहा है राज्यसभा लोकसभा से, ये लॉ तभी पास होगा जब इस पे प्रेसिडेंट के साइन होते हैं। ठीक है? इसलिए प्रेसिडेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर इज पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड प्राइम मिनिस्टर इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर ऑल्सो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर ऑल्सो। ठीक है? तो आप देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इन आर कंट्री आर इंटरकनेक्टेड। अंडरस्टूड? समझ में आया सभी को कि भैया जो एग्जीक्यूटिव है वो जब पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं तो वही तो लेजिस्लेचर भी है, और जो लेजिस्लेचर है वो जब मिनिस्ट्रीज में जा रहे हैं तो वही एग्जीक्यूटिव है। इसलिए इंडियन डेमोक्रेसी की खास बात है, इंडियन डेमोक्रेसी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर कनेक्टेड। अब देखिए जुडिशरी क्या करता है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के इस कोऑर्डिनेशन को मेंटेन रखता है और मेक श्योर करता है कि कहीं ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं हो रहे। इसलिए जुडिशरी को हम कहते हैं गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, समझ में आया? अब कैसे आएगा सर ये? एग्जाम्पल, कल को गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि ठीक है एक काम करते हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही हटाना है। ठीक है? तो लेजिस्लेचर में आज के दिन गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है, तो गवर्नमेंट लेजिस्लेचर पास कर देती है सपोज। तो जैसे ही ये पास करेगी प्रेसिडेंट उस बिल को साइन करेंगे और एग्जीक्यूटिव के पास वो ऑर्डर जाएगा कि इसे इंप्लीमेंट कीजिए, वैसे ही जुडिशरी क्या करेगी, एग्जीक्यूटिव को कहेगी आपका ऑर्डर है, ये जुडिशियल रिव्यू किया जा रहा है। जुडिशियल रिव्यू मतलब कोर्ट विल डिसाइड वेदर दिस इज राइट लॉ और रॉन्ग लॉ। अब कोर्ट को लगता है कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को तोड़ दिया है, तो जुडिशरी उस लॉ को नल एंड वॉइड कर देगी। मतलब जुडिशरी सीधा कह देगी कि ये लॉ ही गलत है, इस लॉ को ही हटाइए। तो हम देखें वर्चुअली तो गवर्नमेंट कैन नॉट रिमूव कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट कल को इतनी पावरफुल हो ही नहीं सकती कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को रिमूव करे, सुप्रीम कोर्ट उसे रोक देगा। ठीक है? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को हम कहते हैं गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन गार्ड कर रहा है सुप्रीम कोर्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन को? सुप्रीम कोर्ट गार्ड कर रही है, राइट? चलिए, अब ये तो हो गए हमारे ऑर्गन ऑफ डेमोक्रेसी। गवर्नेंस में मैंने ये चौथा ऑर्गन इसलिए लिखा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको मिलता है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से। लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज बिकेम पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। ठीक है? इससे पहले पंचायत हुआ करती थी बट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था उसके पास। पंचायत है वो ग्रास रूट लेवल पर ऑपरेट करती है, और हमारे ग्रास रूट लेवल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको संभालने का काम करती है हमारी पंचायत। अंडरस्टूड? उनको संभालने का काम करती है हमारी पंचायत। ठीक है? 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। 73rd से पंचायती राज आता है, 74th से म्यूनिसिपैलिटीज आता है गाइज। ठीक है? 1992 के अंदर डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एक सही तरीके से पिक्चर आए कि आगे वाले आने वाले सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, राइट? इसलिए यहां आपको मैंने बता दिया व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। और वो गवर्नमेंट चलती कैसे है? तीन ऑर्गन से चलती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। आज के टाइम पे हमने चौथा ऑर्गन भी ऐड कर दिया है, मीडिया।
मीडिया बिकेम द फोर्थ ऑर्गन ऑफ डेमोक्रेसी। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं सर? एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं। लेजिस्लेचर कौन होता है सर? लेजिस्लेचर वो लोग होते हैं जो लॉ बनाते हैं, वन हु मेक लॉज। जुडिशरी कौन होता है सर? जो जस्टिस सिस्टम को चलाता है और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है, वो जुडिशरी है सर। एंड सर लोकल ऑर्गन, लोकल ऑर्गन हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, गवर्नेंस का पार्ट है। लोवेस्ट लेवल पर गवर्नेंस को संभाल कर रखते हैं लोकल ऑर्गन। लोकल ऑर्गन में आते हैं म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। तो पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज बिकेम पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 73rd एंड 74th अमेंडमेंट 1992। अंडरस्टूड सभी को? आगे चलते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे हम? ठीक है, और क्या पढ़ेंगे? ये पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ही है, ऑर्गन ऑफ गवर्नेंस पूरा ये पढ़ने वाले हैं हम। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कुछ ऐसी बॉडीज जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एज अ इंडिपेंडेंट बॉडी डिक्लेयर करा गया है। एज अ इंडिपेंडेंट बॉडी डिक्लेयर करा गया है। कौन कौन सी बॉडीज हैं? जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा इमरजेंसी प्रोविजंस। तो ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। इमरजेंसी प्रोविजंस आर डिफरेंट। इमरजेंसी प्रोविजन होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन जब कंट्री पर आ जाए तो सारी पावर चली जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में एंड प्रेसिडेंट के हाथ में। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंडीशन में पावर गोज इनटू द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट, इनटू द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट एक ऐसी पोस्ट है जो ना देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। इनके आंख नाक कान सब कुछ कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो वर्चुअली पीएम के हाथ में सारी पावर चली जाती है इमरजेंसी के टाइम पर। सेंट्रल गवर्नमेंट बिकेम द मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी। सारी स्टेट गवर्नमेंट्स होती है उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स दे आर सस्पेंडेड। ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स आर सस्पेंडेड। अंडरस्टूड? क्या सभी को समझ में आया गाइस? ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अमेंडमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन कौन से हैं इनके बारे में पढ़ेंगे हम। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। कुछ ऐसी बॉडीज जो पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा बनाई गई हैं, जैसे नीति आयोग है। नीति आयोग ना तो पार्लियामेंट्री एक्ट से बनी है, ना नीति आयोग बनी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे हम। सीबीआई है, ईडी है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम। सर पीएम अगर सब कंट्रोल कर सके तो प्रेसिडेंट रूल क्यों बोलते हैं? प्रेसिडेंट रूल इसलिए बोलते हैं अज्यूज, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल जब अप्लाई होता है तो उस पर साइन प्रेसिडेंट का होता है। साइनिंग अथॉरिटी इज प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है अपनी। प्रेसिडेंट सब कुछ करता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सरदार कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसलिए वर्चुअली प्रेसिडेंट वो हर काम करेगा जो प्रेसिडेंट उसे कहेंगे। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि बिहाइंड द कर्टेन आप कह सकते हैं पपेट। पपेट इसलिए नहीं बोलते क्योंकि एग्जीक्यूटिव हेड है। एग्जीक्यूटिव हेड है इसलिए पपेट नहीं बोलते। हम कहते हैं कि हमारी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों वेल कनेक्टेड हैं। प्रेसिडेंट इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय पीपल। तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज सुप्रीम क्योंकि हर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देते हैं प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट देते हैं पूरे देश को। देखिए प्रेसिडेंट की पोस्ट होना इसलिए जरूरी है अज्यूस, ये बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि कल को अगर ये कंडीशन आ जाए ना कि कभी कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जिसने तय ही कर लिया कि भाई अब डेमोक्रेसी हटानी ही है, अब कॉन्स्टिट्यूशन को हटाना ही है, तो एक लौते प्रेसिडेंट ऐसी पोस्ट होती है जो ओवर रूल कर सकते हैं कुछ मैटर्स में प्राइम मिनिस्टर को भी। वो अगर चाहे तो बचा सकते हैं। इसीलिए प्रेसिडेंशियल पोस्ट को हमने रखा, लेकिन उसको इलेक्टेड नहीं बनाया, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं बनाया, क्योंकि उसको डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं बनाया क्योंकि
उसको डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं बनाया हमने, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इलेक्ट होकर आ रहे हैं, पावर भी हमें प्राइम मिनिस्टर को देनी है। हाँ, अब बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी एक होप रखी गई है कि कल को ऐसी प्रॉब्लम आती है तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कैन सेव द कंट्री। अगर, हालांकि नहीं करेंगे ऑब्वियसली, बट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर वेरी होपफुल। हमने प्रेसिडेंट पोस्ट को रखा क्योंकि हमें एक एग्जीक्यूटिव हेड चाहिए था, एक नॉमिनल हेड चाहिए था, तो नॉमिनल हेड हमने प्राइम प्रेसिडेंट को लिया बजाय किसी राजा के। हाँ, मैं डिटेल दे दूंगा जब अपन आएंगे उस पर, ठीक है। उसके अलावा सम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रोविजंस हम डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट्स में, ठीक है। चलिए, अब शुरू करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1928 से लेके 33 के बीच में क्या क्या होता है, ठीक है। 1938 से 1928 से 33, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बात तब तक तो नहीं हुई थी, 1928 में तो नहीं हुई थी, लेकिन 1927 में क्या बन गया था? साइमन कमीशन बन गई थी। राइट, साइमन कमीशन क्यों बनाई गई थी? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इंप्रूवमेंट लाना था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और इंडियन सोसाइटी को, एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर करना था। इसलिए साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया। कांग्रेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई हो जाती है इस बात को लेकर। रीजन क्या था? इंडियंस ने कहा कि तुम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इंडिया के लिए ला रहे हो और तुमने एक भी इंडियन को शामिल नहीं किया। क्या बदतमीजी है ये? अब इस बात पर इंडियंस क्या करते हैं? इंटेलिजेंट तो थे ही, पढ़े लिखे थे। सो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू, नेहरू कमीशन वॉज फॉर्म्ड, ठीक है। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नहीं, जवाहरलाल नेहरू फादर मोतीलाल नेहरू, इनकी चेयरमैनशिप में कमीशन बनती है, नेहरू कमीशन, जो 1928 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। इसको कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। अंडरस्टूड? इसको कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। इसमें डिमांड किया गया कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, ठीक है। इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, मतलब इंडिया शुड बी रन बाय इंडियंस। रन बाय इंडियंस, इंडिया शुड बी रन बाय इंडियंस, ठीक है। तो 1927 साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के काउंटर में बनती है मोतीलाल नेहरू कमिटी। 1928 नेहरू रिपोर्ट, जिसमें डिमांड करते हैं मोतीलाल नेहरू एंड सर तेज बहादुर सप्रू, क्या डिमांड करते हैं? डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिले, ठीक है। कुछ नहीं होता ऑब्वियसली, ब्रिटिशर्स दे आर नॉट गोइंग टू अग्री विद इंडियंस कि उनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाए। क्यों दिया जाए भाई? नहीं दिया जाएगा, लड़ाई होती है। 1933 में पहली बार एक सेपरेट स्टेट का नाम लिया जाता है, एक मुस्लिम डोमिनेटेड टेरिटरी की बात करी जाती है पहली बार। क्या बात करी जाती है? वर्ड दिया जाता है, कौन सा? पाकिस्तान। इन 1933 फर्स्ट टाइम द वर्ड पाकिस्तान वॉज गिवन। क्या फुल फॉर्म था? किसने दिया था वर्ड पाकिस्तान? वर्ड दिया था चौधरी रहमत अली, ठीक है, ढाका के अंदर। ढाका के अंदर पाकिस्तान का फुल फॉर्म, ये नाम क्यों रखा गया? बिकॉज पी स्टैंड फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिस्तान, के आई फॉर कश्मीर, एस फॉर सिंध एंड तान फॉर बलोचिस्तान। ये सारा लिखा हुआ है, पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध एंड बलोचिस्तान। इसलिए ये पहली बार वर्ड दिया गया पाकिस्तान, ठीक है। फर्स्ट टाइम दिस वर्ड पाकिस्तान वॉज कॉइंड, फर्स्ट टाइम दिस वर्ड पाकिस्तान वॉज कॉइंड इन 1933 बाय चौधरी रहमत अली, ठीक है। फुल फॉर्म क्या था पाकिस्तान का? पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध एंड बलोचिस्तान, राइट। हालांकि इन्हें नहीं मिलता ये सब, जो इनकी उम्मीदें थी, जिस उम्मीद से ये वर्ड दिया गया था, दे डिडंट गेट ऑल दीज टेरिटरीज। इनको 1/4 ही मिली टेरिटरी।
नेक्स्ट। अब देखिए होता क्या है, 1928 से लेके 1933 तक एक बात क्लियर हो जाती है, क्योंकि 28 में नेहरू रिपोर्ट आती है, नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देते हैं ब्रिटिशर्स। जवाहरलाल नेहरू उठाकर 26 जनवरी 1930 को क्या मना, क्या सेलिब्रेट कर देते हैं, पूर्ण स्वराज दिवस सेलिब्रेट कर देते हैं 1930 को, पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट कर देते हैं, पूर्ण स्वराज। ठीक है। ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रवि पहली बार ट्राई कलर जो तिरंगा है, हमारा नेशनल फ्लैग है, यहीं पर होस्ट किया जाता है, यहीं पर होस्ट किया जाता है, यहीं पे ही लहराया जाता है, रिवर रवि, लाहौर के अंदर। ठीक है, तो इसे लाहौर डिक्लेरेशन भी कहते हैं, लाहौर के अंदर। तो यहां तक आते आते 1930 में साफ कह दिया था जवाहरलाल नेहरू ने कि अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें चाहिए फुल इंडिपेंडेंस, फुल इंडिपेंडेंस। इसलिए वो फ्रीडम वाली नेशनलिज्म का राइज होता है 1930 से, फ्रीडम वाली नेशनलिज्म का राइज होता है 1930 से। ठीक है। सो इट लेड द स्ट्रक्चरल फाउंडेशन फॉर सेल्फ गवर्नेंस एंड फॉर्मलाइज लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन डिमांड्स। अब सेल्फ गवर्नेंस चाहिए, इसलिए ये ब्रिटिशर्स पर प्रेशर डालते हैं कि भैया हमें, ये सीधी बात है, हमें अब सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, इसलिए हम लेजिस्लेचर में इलेक्शन लड़ेंगे। तो लेजिस्लेचर में फिर इंडियंस पार्टिसिपेट करते हैं हेविली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जब आता है, तो इंडिया एक उसी स्ट्रक्चर पे चला जाता है जिस स्ट्रक्चर पर आज है, उसी स्ट्रक्चर पर चला जाता है जिस स्ट्रक्चर पर आज है। उसका रीजन क्या था? राइज ऑफ नेशनलिज्म, राइज ऑफ इंडिपेंडेंट नेशनलिज्म। ठीक है। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड शुरू होती है 1934 से सबसे पहली बार, और ये जाकर फुलफिल होती है 1946 में। सो फर्स्ट टाइम डिमांड वाज, या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मतलब एक ऐसी असेंबली या ऐसी पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। ठीक है। तो 1934 में सीपीआई के लीडर थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर थे एम एन रॉय, सीपीआई लीडर। ये कहते हैं कि ये सबसे पहली बार डिमांड रखते हैं कि इंडिया की अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए, इंडिया शुड हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, जहां पर वो अपना संविधान बना सके, जहां पर वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सके अपने हिसाब से। सो 1934 आइडिया वाज प्रपोज्ड बाय एम एन रॉय। मेनी टाइम दिस क्वेश्चन कम्स, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। अब ये डिमांड इतनी अच्छी थी कि हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस डज नॉट अग्री विद एम एन रॉयज पॉलिटिक्स, क्योंकि ये सीपीआई से थे और कांग्रेस की आइडियोलॉजी अलग थी, सीपीआई की अलग थी। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने ये कहा कि द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसीलिए डिसाइड करती है कांग्रेस 1935 में इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड को ऑफिशियल करती हैं, इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड को ऑफिशियल करती है। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड करती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बनाने के लिए, टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन। 1940 अगस्त ऑफर, इन 1940 अगस्त ऑफर ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। 19 होता क्या है कि 1939 में हो जाता है गाइस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश आ जाते हैं प्रेशर में। क्यों आ जाते हैं प्रेशर में? अमेरिका प्रेशर बनाता है कि आप इंडियंस को अपने साथ मिलाएं और जर्मनी एंड जापान के अगेंस्ट लड़ें। लेकिन इंडियंस मना कर देते हैं, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, एवरीबॉडी डिनाइड कि भाई हम तो नहीं आएंगे आपके साथ, ना हम जर्मनी को सपोर्ट करेंगे, ना हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा कोई मतलब नहीं है आपके साथ आने का।
तो इंडियंस को मनाने के लिए 1940 में अगस्त ऑफर भेजा जाता है, ठीक है, जहां पर ब्रिटिश कहते हैं कि हमने आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। जैसे ही ये वॉर खत्म होगी, हम आपकी बातों को मान लेंगे और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना देंगे, आप फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेना, हम चुपचाप चले जाएंगे। इंडियंस कहते हैं कि नो सर नो, इतने समय से आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं। यू हैवेंट गिवन अस फ्रीडम, वी आर फाइटिंग फॉर आवर फ्रीडम सिंस 80 ईयर्स, 80 साल से हम लड़ रहे हैं, और आप हमें बस यही झांसा दे रहे हो। वी वोंट अग्री, हम नहीं मानेंगे आपकी बात, हमें नहीं है आप पर विश्वास, हम नहीं लड़ेंगे। इंडियंस रिजेक्टेड द आइडिया टू फाइट फॉर ब्रिटिशर्स, ठीक है। फिर 1942 में आता है क्रिप्स प्रपोजल। क्रिप्स भी लेकर आते हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए, कैसे इंडिया को मतलब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, व्हाट कुड बी द राइट वे। बट हर मेजर पॉलिटिकल पार्टी इस डिमांड को रिजेक्ट कर देती है, ठीक है। आप क्या करते हैं, डिमांड जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, ही वॉज डिमांडिंग पाकिस्तान, वो कंटिन्यूअसली पाकिस्तान को डिमांड कर रहे थे। और ये क्या करते हैं, 16 अगस्त 1946 को ही डिक्लेयर्ड ही डिक्लेयर्ड डायरेक्ट एक्शन डे, ये डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर देते हैं और अनाउंस करते हैं, ठीक है, अनाउंस करते हैं कि डायरेक्ट एक्शन डे होगा, और हम डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व करेंगे कोलकाता से मुंबई। और उस समय हैवी राइट्स टुक प्लेस, बहुत बहुत ज्यादा राइट होते हैं देश के अंदर, हिंदू मुस्लिम राइट, ठीक है, बहुत ज्यादा राइट होते हैं। और डायरेक्ट एक्शन डे वॉज अ ब्लैक डे फॉर इंडिया, ठीक है। फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान आता है, कैबिनेट मिशन प्लान सजेस्ट करता है, और 1946 में बन जाती है हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड इन 1946, राइट। तो कल हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। आप देख पा रहे हैं 389, 292, ये सब क्या था, ये हम करेंगे कल डिस्कस। मुस्लिम लीग का क्या टेक ऑन था, या क्या क्या टेक था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पर, राइट। सो गाइज, आई होप यू लाइक द सेशन। सेशन में कल आइएगा 9:30। आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आई जॉइंड बिट लेट, बट टुमारो शार्प 9:30 विल बी देयर, हम लोग मिलेंगे। और नोट्स मैं शेयर कर दूंगा सर के साथ, एंड सर विल शेयर विद यू। डोंट वरी अबाउट नोट्स। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में डाउट पूछिए, डू नॉट मिस एनी क्लास, राइट। क्लास को मिस मत कीजिएगा वरना मजा नहीं आएगा। और पॉलिटी बहुत हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से हम कवर करेंगे इसे। चलेगा इस, थैंक यू, गुड नाइट, राइट, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, हैव अ नाइस डे।